उसके प्रीवियस के क्लास में इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़े थे। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है बोलने से, टू अपोजिट इक्वल मैग्नीट्यूड चार्ज अगर एक बहुत कम दूरी पर होते हैं तो सिस्टम को, उस निकाय को, यानी दो चार्ज से जो एक सिस्टम, एक निकाय जो बना है उसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, उस इलेक्ट्रिक डायपोल का किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू उनकी बीच की दूरी 2a, उसको हम लोग p से रिप्रेजेंट करते थे। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या क्वांटिटी है, कौन उसका जो नेचर है वो वेक्टर नेचर का होता है। ठीक है, आज हम लोग एक और स्पेशल टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत आता है। और हम लोग इससे पिछले के क्लास में ये पढ़े थे, इससे पहले के, कि एक पॉइंट चार्ज के कारण अगर यहाँ एक चार्ज Q है तो r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसके लिए हमने एक फार्मूला बनाया था, A = 1/4πε0 एंड Q डिवाइडेड बाई r²। अगर वह चार्ज फ्री स्पेस में हो और मीडियम में हो तो क्या लिखते हैं, 1/4πε0 k। तो आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण से हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल हेडिंग लिखता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके हम 3 कंडीशन देखेंगे। देखिए, पहला, इलेक्ट्रिक डायपोल कैसा है बोलने से आपके दिमाग में क्या छपना चाहिए, दिस इज -q, दिस इज +q, और इनके जो बीच की दूरी है जिसको डायपोल डिस्टेंस भी कहते हैं, द्विध्रुव दूरी भी बोलते हैं, हो गया। इसको 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप चाहें तो इसको 2l से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम के कारण से हम कभी इसके एक्सिस पर एक पॉइंट P रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, कभी इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर यानी लंबवत दूरी, इन दोनों को मिलाने वाले लंबवत पर अगर कोई एक पॉइंट P रहेगा तो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अदरवाइज वो एक्सिस में नहीं है और क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन यानी निरक्षीय स्थिति में भी अगर नहीं है, ऐसे स्थिति को अक्षीय स्थिति और इस तरह लंबवत स्थिति को निरक्षीय स्थिति, और अक्षीय निरक्षीय में नहीं है, अगर कहीं इधर हो कहीं इधर हो, पॉइंट कभी इधर हो कभी इधर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अन्य स्थिति। ठीक है, तो मैं आज 2 के बारे में बढ़ाऊंगा, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। ठीक है, ठीक, तो इधर ध्यान से समझते रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारा क्या है, एक -q है और यहाँ प्लस क्या है, q है, और इनका जो शॉर्ट डिस्टेंस है वो 2l मैं एज्यूम कर लेता हूँ। हालांकि पिछले लेक्चर में मैं 2a बताया था, है ना, l फॉर लेंथ, दैट्स वाई मैं लेंथ कर दे रहा हूँ, ऐसी कोई स्पेशल बात नहीं है। ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ पॉइंट। तो अगर ये सेंटर हो गया तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, l हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, l, है ना। अगर पूरे डिस्टेंस को अगर हम लोग l लेते तो यहाँ l/2 लिखते, है ना, इसलिए 2l ले लिया ताकि इसके सेंटर से +q का डिस्टेंस l और यहाँ से -q का l हो जाएगा। तो यहाँ अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति, एक्सियल पोजीशन क्या होता है, इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली रेखा के अक्ष में स्थित किसी पॉइंट P पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो ऐसे पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं,
एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। तो एक्सियल पोजीशन का हम लोग एक परिभाषा लिख लेते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं? एक्सियल पोजीशन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ चीज़ आपको एज्यूम करना है कि इस जगह का नाम आप ए दे दीजिए, इस जगह का नाम आप बी दे दीजिए, इस जगह का नाम पी दे दिए। ठीक है ना? तो ए पर -q, बी पर +q, ये मत लिखिए, हाँ चलो लिख दो q, तथा सी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज Q0 है ना? यहाँ पर एक क्या है? टेस्ट चार्ज क्या है? Q0 है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग को कुछ कुछ चीज़ें एज्यूम कैसे कैसे करनी है, इधर देखिए। चूंकि हम जो क्वाड्रेंट करते हैं, कन्वेंस के लिए बता रहा हूँ, इस डायरेक्शन को x मानते हैं, इसको y मानते हैं, तो ये जो है x एक्सिस के अलोंग में है, समझिए, है ना? अलोंग ही है। तो x एक्सिस के अलोंग में इधर के जो डायरेक्शन है उसका इकाई सदिश को मैं i कैप में ले लूँगा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन को क्या ले लूँगा? -i कैप। ये बात याद रखेंगे आप लोग, है ना? यानी AP की दिशा में जो रहेगा वो i कैप लेंगे, ठीक है, और PA की दिशा में जो रहेगा उसको -i कैप, उसको इकाई सदिश लेंगे। क्लियर है? तो हम लोग इस पॉइंट P पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिए, हम सिंगल चार्ज के कारण से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ओके, और फिर वेक्टर सम करके हम लोग उसका रिजल्टेंट निकाल देंगे। तो पहले में प्रॉब्लम इसलिए नहीं होता था, वहाँ पर +q एक ही चार्ज था, और इससे r डिस्टेंस पर एक क्या था? एक पॉइंट P था, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज था। तो इसके कारण से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बोलने से हम एक फार्मूला जानते हैं, E = क्या होता है बोलने से? 1/4πε0 k और q /r²। तो ये जो q होता है वो सोर्स चार्ज होता है। तो सुनिए, यहाँ पर मैं लिखूंगा -q के कारण से। अब देखिए, ये वाला जो डिस्टेंस पॉइंट P, उस डिस्टेंस को हम कहाँ से एज्यूम करेंगे? मैं अगर B से करूँगा तो A नाराज हो जाएगा, A से करूँगा तो B नाराज होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इस सेंटर O से करते हैं, और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या मानते हैं? R मानते हैं। ये डिस्टेंस क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है? तो अब चलो बारी बारी से लिखते हैं। -q के कारण से, -q के कारण, मैं एक बात समझा रहा हूं, बाद में लिखूंगा। -q के कारण से इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, समझ आ रहा है? तो देखिए, ये -q और ये क्या है? प्लस टेस्ट चार्ज, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्शन करेंगे। तो अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स इधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ये। तो -q के कारण से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया। अब +q और इसको एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो इसको हम लोग E2 लिख दे रहे हैं। तो आप याद रखेंगे, E1 क्या है बोलने से? -q के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, और +q के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E2। तो चलिए इसको लैंग्वेज में लिखते हैं। E2 है इस तरह से, ओके। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देखिए, ये जो +q और इनके बीच की दूरी कितनी है बोलने से आप समझ सकते हैं। अगर इतना डिस्टेंस r है तो l को सब्ट्रैक्ट कर देने से इतना डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा r - l, यहाँ का डिस्टेंस। और -q से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है? r है, और इतना का डिस्टेंस l है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r प्लस क्या हो जाएगा? l। तो मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर इसका डिस्टेंस लिख देता हूँ।
ये r प्लस एल यहाँ तक का डिस्टेंस है, ठीक है, और ये यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये r माइनस एल, ये तो याद रखेंगे। आगे तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण कितनी दूरी पर स्थित बिंदु P है, r प्लस एल, r प्लस एल दूरी पर स्थित बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इज व्हाट। तो इधर देखिए, मैं एक चीज और यहाँ लिख देता हूँ, यदि इन दोनों के बीच में है ना कोई एक मीडियम है और उस मीडियम का जो परावैद्युतांक है वो क्या है, K है, E1 व E2 है तथा K परावैद्युतांक माध्यम है, एक तो लिख देना हम मीडियम है ऐसा करके, ठीक, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपान क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा फार्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ चार्ज क्या है, सोर्स चार्ज क्यू लेंगे, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा r स्क्वायर, बीच की दूरी होता है, तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है r प्लस एल है, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर, तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा। तो अब देखिए E1 का डायरेक्शन क्या है, पी ए की ओर है, और पी ए की ओर का जो इकाई सदिश उसको माइनस मानते हैं, तो यहाँ पर माइनस आई कैप ऐसा हो जाएगा। यानी जो E1 की जो दिशा है कि दिशा वो किधर है बोलने से P से A की ओर, P से A की ओर, ठीक है ना, ये समझ आया, P से A की ओर। तो इसको रीअरेंज करके अच्छे से लिख देते हैं, देश माइनस को यहाँ ले आता हूँ मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान r प्लस एल होल स्क्वायर एंड आई कैप, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। नेक्स्ट क्या है, अब इसके कारण से निकाल लिया, अब इसके कारण से निकालिए E2। तो इधर देखिए मैं लिखूंगा कि प्लस Q के कारण हो गया R माइनस एल डिस्टेंस पर स्थित पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 इज, E2 क्या हो जाएगा, आप जान रहे हैं E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है, और यहाँ Q और यहाँ पर क्या आएगा अपान, यहाँ क्या हो जाएगा R माइनस एल होल स्क्वायर, और यहाँ आई कैप, ये हो गया। अब यहाँ देखिए मैं आई कैप क्यों लिखा, E2 का डायरेक्शन किधर है, B से P की ओर, ये देखो B से P की ओर इधर है, और इधर के डायरेक्शन को हम लोग क्या माने हैं प्लस आई कैप, इकाई सदिश, दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द यूनिट वेक्टर, दैट्स व्हाई दिस इज वेक्टर, ओके। तो यहाँ पर E2 की दिशा किधर है, E2 की दिशा क्या है, P से P की ओर, ये आप जानेंगे, ओके। अब यहाँ का आगे का पूरा मैथ्स है ना बाबा लोग ध्यान देंगे, हमको दो ये E1 और E2 पता चल गया। यहाँ पर देखिए ये वाला कंडीशन आप क्लास 11th में पढ़े हो कि अगर एक पॉइंट है, और इस यहाँ पर मैं इसको बना रहा हूँ, इसको ध्यान देंगे कि अगर एक पॉइंट है, इधर अगर A वेक्टर है, इधर अगर B वेक्टर है, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है ना अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इस तरह से होता है।
अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर कर दीजिए, कहानी खत्म है, हो गया। तो यहां पर हमको परिणामी विद्युत क्षेत्र यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां पर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। ये देखिए सुपरपोजिशन के थ्योरम के अकॉर्डिंग क्लियर हो गया। तो यहां पर ये जो है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग E से प्रेजेंट किए हैं, परिणामी विद्युत क्षेत्र को, क्योंकि भाई इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, दिस इज E2 एंड दिस ईयर E1, ये देखिए E2 और E1, तो इन दोनों का कोई ना कोई एक तो रिजल्टेंट होगा ना, एक परिणामी होगा ना। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आगे देखिए यहां पर E1 वेक्टर इज इक्वल टू, चलिए E1 का वैल्यू क्या है, -1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R प्लस L होल स्क्वायर, क्लियर है। और यहाँ पर आई कैप प्लस क्या हो जाएगा 1/4πε0 और Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर आई कैप। ओके, तो यहाँ पर देखिए E वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई 4πε0 और आई कैप को मैं कॉमन कर देता हूँ, ये और ये और ये और ये, है ना। तो यहाँ पर ओनली क्या बचेगा, तो देखो प्लस वालों को मैं पहले लिख देता हूँ, प्लस 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये वाला 1/, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस 1/R प्लस L होल स्क्वायर, दिस क्लियर है। आगे आगे और देखिए यहाँ पर E1 वेक्टर इज इक्वल टू Q आई कैप अपान 4πε0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, तो एलसीएम क्या होगा, R माइनस L का होल स्क्वायर एंड R प्लस L होल स्क्वायर, दिस। तो R माइनस L इसके साथ कटेगा, रिमेन क्या हो जाएगा, R प्लस L होल स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, R माइनस L होल स्क्वायर, ये हो गया। आगे E1 वेक्टर इज इक्वल टू Q आई अपान 4πε0, इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, माइनस रहता है तो ब्रैकेट लगा देंगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट क्लोज एंड दिस R माइनस L R प्लस L और यहाँ से होल स्क्वायर। ये लाइन आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा है, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का लगा है। ओके, तो अब आगे देखिए, implies that E1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आई अपान 4πε0। अब यहाँ पर अगर इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो ये माइनस इसको माइनस कर देगा और ये माइनस इसको फिर माइनस कर देगा और ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस। तो मैं ब्रैकेट को यहीं सॉल्व कर देता हूँ, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये R स्क्वायर कैंसल, L स्क्वायर कैंसल, 2RL प्लस 2RL 4RL। और आगे देखिए यहाँ पर R माइनस L R प्लस A, तो ये एक फार्मूला है, AX प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज, आइडेंटिटी इज 3 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और होल स्क्वायर बोला है, दैट्स वाई दिस होल स्क्वायर। ओके, तो आगे इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, यहाँ पर E वेक्टर हो गया, दिस इज द रिजल्टेंट। ओके, अब यहाँ ध्यान दीजिए,
इस 2 को देखिए, ये 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 and 2, क्योंकि 2 2 जो 4। तो यहां देखिए कैसे इसको हम लोग सेपरेट करेंगे। यहां 2 लिख दिया मैं, क्लियर है, R लिख दिया, या फिर इस 2R को मैं यहां लिख दिया, समझिए कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। और यहां क्या है, 2QL इंटू 2QL डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ I कैप। एंड वी नो दैट, हम पिछले लेक्चर में क्या पढ़े हैं, यहां पर लिख रहा हूं, स्पेस नहीं है मेरे पास। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू, एक चार्ज होता है और उनके बीच की दूरी, कल मैं इसको ए लिया था, 2a लिया था, 2l लिया हूं, दैट्स बाय दिस। और यहाँ पी कैप होता है, तो ये पी कैप की जो दिशा होती है वो क्या होती है, माइनस से क्या होती है, प्लस की ओर होती है। ओके, तो यहां पर सुनिए, ये रहा 2, ये Q Q L L, यूनिट वेक्टर P प्लेस पर I। तो ये जो I है, ये P का डायरेक्शन क्या होता था, माइनस से प्लस की ओर होता था, बोला था ना। तो यहां पर भी कॉर्नर में शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ये मैं डायग्राम यहां बनाया था, माइनस क्या है Q, और ये क्या है प्लस Q था, ऐसे करके। तो इधर के डायरेक्शन को मैं क्या माना था, I कैप माना था ना, समझ आ रहा है ना। तो वहां पे कैप माना था, तो कहने का मतलब इतने के प्लेस पर क्या आ जाएगा, P वेक्टर आ जाएगा। ओके, तो यहां पर मैं लिखूंगा E वेक्टर इज इक्वल टू 2R P वेक्टर अपान, थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहा हूं, टू पी, देखिए ये हो गया 2 और इसके जगह हम P वेक्टर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, मैं K कहाँ से छोड़ दे रहा हूँ, ध्यान देंगे आप लोग, ये K यहाँ से भी K, यहाँ पर भी K, यहाँ पर भी K, और यहाँ इसके ये 2 को 2 लिख दिया और इसके प्लेस पर मैं P वेक्टर लिख दिया R अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है हमारा, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। ओके, तो अगर इसका, ये तो विथ डायरेक्शन के साथ है, अगर केवल इसका परिमाण निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ओनली फॉर, तो यहाँ पर परिमाण में कुछ एरिया को मिटाना पड़ेगा यार, तभी ना समझेंगे। तो मैं इस एरिया को मिटा रहा हूं, है ना, इतना में समझ में आ जाएगा। तो E सदिश का परिमाण, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यार, 2P R अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, परिमाण हो गया, है ना। यहां पर कुछ कंडीशन, यदि R इज मोर ग्रेटर देन टू L, यानी ये जो डाइपोल होता है, वो डाइपोल क्या होता है यार, इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ही अल्प होती है, एकदम ना के बराबर। तो ये तो उस 2L एकदम ना के बराबर होता है, तो L तो और बहुत ना के बराबर होगा, तो इसलिए L को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू
2pr अपान 4πε0 के, और l नेग्लेक्ट हो गया है तो r स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2pr अपान 4πε0 के, और यहाँ r का पावर 4, ये और ये एक कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा भाई 1 अपान 4πε0 के, और यहाँ 2p अपान r का पावर 3। तो इस तरह से फाइनल हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ 1 अपान क्या हुआ 4πε0 के और 2p डिवाइडेड बाई r क्यूब। ये कब का फार्मूला है, जब हम लोग l को नेग्लिजिबल करते हैं। अच्छा, इसको वेक्टर के टर्म में अगर लिखा जाए बोलने से क्या करोगे, देखिए परिमाण निकाले, परिमाण यानी ऐसे मॉड करके अंडर रूट करके ऐसे निकालते हैं, बट वही आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान 4πε0 के, और ये 2p वेक्टर और r क्यूब वेक्टर, ये हो गया। तो यहाँ तो आप हमको ये बता दिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट है वो कितना होगा, वेक्टर में कितना होगा, परिमाण में कितना होगा, बट उसका मेन डायरेक्शन कितना होगा। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे ये कि E1 का वैल्यू हम लोग क्या लिखे थे, कुछ याद आ रहा होगा। देखो E1 क्या था यार, ये E1 था। ये E1 किसके कारण से था बोलने से, -q के कारण से था। समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारा टेस्ट चार्ज प्लस है, तो माइनस इसको खींचेगा तभी तो डायरेक्शन इधर हुआ है। तो -q से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, r+1 है। तो E1 का जो फार्मूला हुआ था आप अपने कॉपी में देख सकते हैं, ये इस तरह से था, माइनस था और q यहाँ i कैप था, यहाँ पर r+l का क्या था होल स्क्वायर, है ना। और E2 क्या था बोलने से, क्या था 1 अपान 4πε0 के, और q i कैप r-l का होल स्क्वायर। तो पूरी कहानी देखिए, ये चीज़ जो है यहाँ सेम है और ये चीज़ यहाँ क्या है, सेम है। तो r-l के कंपैरिजन में ये बड़ा होगा। अगर ये बड़ा है तो E1 छोटा होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है ये। तो E1 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और E2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो मैं ना यहाँ पर डायग्राम को फिर से कुछ चेंज करूंगा, थोड़ा ध्यान देंगे, है ना। ये डायग्राम कैसे चेंज करूंगा, यहाँ एक पॉइंट क्या था, P था, तो कौन ग्रेटर हो गया है, E1, है ना। तो E1 किसके कारण से था, इसके कारण से। सॉरी मैं क्या लिखा, ये कुछ गड़बड़ लिखा मैं। r+l क्या है, अगर बड़ा है तो ये कम होगा, है ना। E1 क्या हो जाएगा, कम, और E2 क्या हो जाएगा, ज़्यादा, क्योंकि ये नीचे कम है तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरा E2 क्या हो जाएगा, इस तरह से ज़्यादा, और E1 क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम, ये ठीक है ना। तो E2 में, इतना बड़ा E2 में E1 को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इतना बचेगा। तो ये यहां से यहां तक ये जो हुआ, दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हो गई। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो गई, तो आप देखिए ये माइनस है और ये क्या है, प्लस। तो माइनस से प्लस के डायरेक्शन में कौन होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जिधर है उधर ही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इसको हम लोग एक लैंग्वेज में लिख लेते हैं कि दिशा में होती है, ये हो गया। तो ये हमारा क्या समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जिधर होता है अक्षीय स्थिति में परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा भी उधर होती है। तो कभी कभी इसमें क्वेश्चन क्रिएट होता है कि अक्षीय स्थिति में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होता है ना। उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है बोलने से आपको ये बोलना पड़ेगा 1/4πε0 के 2p/r³, यहाँ r³ होगा, ठीक है ना।
तो ये हो गया ऑल अबाउट एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। चलिए अब देखते हैं अब इक्वेटोरियल पोजीशन में। इक्वेटोरियल पोजीशन यहाँ पर देखिए ज़्यादा नहीं है, ये माइनस क्यू है और ये क्या है प्लस क्यू है, और इनके बीच की दूरी जो है वो 2L है ना। और यहाँ पर एक सेंटर O है। इसके अक्षीय स्थिति पर यहाँ पर एक पॉइंट क्या लेता हूँ मैं, P लेता हूँ, जहाँ पर Q0 चार्ज रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ से अब थोड़ा देखिए ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा यार, ये L हो जाएगा और ये भी L हो जाएगा, यानी यहाँ से दूरी यहाँ से दूरी, ठीक। तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, तो देखिए जिस तरह से वहाँ सेंटर से R डिस्टेंस पर लिए थे ना, तो ये भी R डिस्टेंस पर ही है, ऐसा करके ऐसा। ओके, तो यहाँ से ये, तो सुनिए ये क्या हो गया 90 डिग्री बनाएगा, तो ये A है ये B है, तो AP का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो आप जान रहे हैं कि 90 है तो हाइपोटेनियस कर्ण की तरह काम करेगा, है ना। तो ट्राइंगल APO में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AP का होल स्क्वायर इज इक्वल टू L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, तो AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। हालांकि यहाँ तक की जरूरत नहीं पड़ती है, हमको तो स्क्वायर में चाहिए तो जरूरत पड़ेगा। तो ये इस तरह से हम लोग एक डिस्टेंस निकालेंगे, है ना। तो इससे पहले हम लोग निरक्षीय स्थिति क्या होता है कि माइनस क्यू और प्लस क्यू के सेंटर से एक लंबवत लाइन खींचेंगे। उस लंबवत लाइन पर अगर कोई पॉइंट P है और ऐसे कंडीशन में अगर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए बोल रहा है, तो इस सेटअप को हम लोग बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। तो इसको मैं लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं क्या होता है। ओके, ये हो गया। चलिए बारी बारी से अब उसका एक डेफिनेशन बनाते हैं, कैसे होगा क्या होगा। तो मैं माइनस क्यू के कारण से बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँगा। तो माइनस क्यू के कारण से बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू और यहाँ पर Q0 है, तो एक दूसरे पर फोर्स अट्रैक्शन का लगाएगा, इसलिए इधर होगा, है ना। और इधर होगा यानी फोर्स इधर हुआ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, दैट इज E1। तो माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 क्या हो जाएगा K और Q डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से AP का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी AP है। क्योंकि यहाँ वेक्टर बोल दे हो तो मैग्नीट्यूड लिख दे हो, तो एक तो दिशा लिखना पड़ेगा। तो दिशा आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि P से A की ओर, P से A की ओर, ऐसा लिखना पड़ेगा डायरेक्शन, ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब क्या है, मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। इस ट्रायंगल में आपको यहाँ पे इसका दूरी जो है आप देख लेंगे क्या होगा, AP का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि 90 डिग्री है ये वाला AP का स्क्वायर, तो R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा BP का भी निकालना है, तो BP का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी R स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा L स्क्वायर। कहने का मतलब AP का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BP का होल स्क्वायर, दोनों डिस्टेंस सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस Q के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 और E2 इज इक्वल टू, तो देखिए ये E2 का डायरेक्शन किधर होगा, तो मैं इसका फार्मूला को लिख देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q डिवाइडेड बाई BP का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ का जो दूरी हो BP है ना। आप यहाँ पर BP का जो वैल्यू होगा वो R स्क्वायर प्लस क्या होगा L स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी R स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा L स्क्वायर, ऐसा अंडर रूट को हटा देने से।
और डायरेक्शन में लिख लीजिए बी से पी की ओर, बी से पी की ओर। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये प्लस और ये प्लस है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा और इधर आ जाएगा यार, ये E2। तो यहाँ पर डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, बट अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा E1 सदिश का परिमाण क्या हो जाएगा बोलने से आप जान रहे हैं, E1 इज इक्वल टू 1 अपान क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई AP का स्क्वायर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, हो गया। और इसी प्रकार E2 का परिमाण क्या हो जाएगा, परिमाण E2 इज इक्वल टू सेम हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पर BP का होल स्क्वायर है और BP का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए दोनों का जो लेंथ है वो सेम हो जाएगा इस तरह से, ऐसे करके। ठीक, अब इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो इधर देखिए, मैं कुछ इस तरह से एक एंगल बना रहा हूँ कि माना कि ये जो लाइन है इस एक्सिस के साथ थीटा डिग्री बना रहा है, ठीक है, और ये भी इसके साथ क्या बना रहा है, थीटा डिग्री। क्योंकि दोनों का डिस्टेंस अगर सेम हो गया है तो अगर दो लाइन अगर इक्वल हैं, दो भुजाएं इक्वल हैं, दो कोण बराबर होने चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ का एंगल पर हम लोग बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक मैथमेटिक्स है, इसके पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ कीजिए, पैरेलल, एकदम एग्जैक्ट पैरेलल। मैं इसको कमांड दिया हूँ कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, अल्टरनेट एंगल। और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो पूरा एंगल क्या हो गया, 2 थीटा हो जाएगा। समझ आया ना, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा ऐसे। तो आप क्लास 11th में भी पढ़ो, अगर इधर A वेक्टर है और इधर क्या है, B वेक्टर है, इनके बीच में थीटा है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, है ना, माना कि परिणामी विद्युत क्षेत्र E, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलने से, E1 का होल स्क्वायर प्लस E2 का होल स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और cos 2 थीटा हो गया, और इसके पूरा अंडर रूट। ये फार्मूला आपने पढ़ा है क्लास 11th में, है ना। तो हम जान रहे हैं कि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है ना, इसलिए यहाँ पर E1 और E2 का मैग्नीट्यूड को आप क्या कर दीजिए, सेम है। तो कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए, E1 का होल स्क्वायर प्लस E1 का होल स्क्वायर प्लस 2E1 का होल स्क्वायर और cos 2 थीटा। ये समझ नहीं आया? देखिए आया होगा। मैं E2 की जगह में भी E1 लिख दिया क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और यहाँ पर E1 यहाँ पर E1 का होल स्क्वायर हो गया। ओके, तो यहाँ पर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 2E1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2E1 का होल स्क्वायर, यानी ये दोनों को अगर सॉल्व करूंगा 2E1 का होल स्क्वायर, तो 2E1 का होल स्क्वायर अगर मैं कॉमन करूंगा तो यहाँ क्या बचेगा 1, और ये क्या बचेगा cos 2 थीटा हो गया। और 1 प्लस cos 2 थीटा का भी फार्मूला आप मैथ्स वाले पढ़े होंगे 11th में, और जो नहीं पढ़े हैं वो देख लीजिए। टू cos स्क्वायर थीटा होता है ना। तो याद रखना है फार्मूला को। मैं एक और तरीका बता दूंगा, तो यहाँ E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2E1 का होल स्क्वायर, और इसका जो फार्मूला हो गया वो 2 cos स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा तो ये 2 क्या हो जाएगा 4,
और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा ऐसा, और यहाँ पर E1 भी बाहर आ जाएगा और कार थीटा हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, E1 का कट गया और का इस तरह से। तो E1 इज इक्वल टू क्या हुआ 2, और E1 का वैल्यू क्या है ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू डिवाइडेड बाई आर जो भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, और क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया 2, और E1 का वैल्यू यहाँ रख दिया। अब कॉस थीटा वाला बात है, तो इधर देखिए कॉस थीटा हम कैसे निकालेंगे। ये थीटा है ना, तो कॉस थीटा यानी इसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये बेस बन जाएगा। तो बेस क्या है हमारा, यहाँ से इस इतना ट्राइंगल को लेना है ना, तो बेस हमारा L हो गया, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनिस, तो हाइपोटेनिस क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या है एल स्क्वायर हो गया। ये कॉस थीटा के वैल्यू को हम लोग वहाँ पुट करेंगे। तो इधर देखिए E इज इक्वल टू ये 2p हो गया 2q हो गया अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अच्छा कॉस थीटा यहाँ था, कॉस थीटा का वैल्यू पुट किया तो L अपान अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऐसा आएगा। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है पूरे का पावर 1/2 है ना, ये 2ql यहाँ का पावर 1, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पर भी आर स्क्वायर बेस समान है तो बीच में इंटू है तो पावर जुड़ जाएंगे, तो 1 प्लस हाफ क्या होगा 3/2 हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और पूरे का पावर क्या हो जाएगा 3/2। तो आगे E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2ql, P होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एंड पूरे का पावर 3/2। ये हमारा फार्मूला है। कब के केस में ये फार्मूला है जब हम लोग आर को सॉरी एल को नेग्लेक्ट नहीं करें। यदि एल बहुत ही छोटा है आर तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ P, अब मैं आर ये इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर का पावर 3/2, तो ये 2 और ये कट जाएगा तो यहाँ आर का पावर 3 ही बचेगा, ये हो गया ऐसा। तो ये हमारा क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ गया। अब बोलोगे सर इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो इसका जो डायरेक्शन होगा इधर देखिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कुछ अलग कलर का इस्तेमाल करेंगे चौक। यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस वो E1 था है ना, और ये वाला क्या था E2 था। तो E1 और E2 का हम पैरेललोग्राम इस तरह से पूरा करेंगे ऐसे करके, ये हो गया, यानी ये जैसा गया है वैसे यहाँ लाएंगे और ये जैसा गया है वैसे यहाँ लाएंगे ऐसे करके, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग ऐसे मिलाएंगे, ये है हमारा वो E जिसका वैल्यू ये आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इसका डायरेक्शन किधर है यार, ये इधर है, और ये माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। तो निरक्षीय स्थिति में इक्वेटोरियल पोजीशन में जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के दिशा के अपोजिट है। तो आपको वहां लैंग्वेज में लिखना है कि निरक्षीय, आप या फिर सुनिए, निरक्षीय स्थिति में परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के दिशा के विपरीत होती है। ये आप इस तरह से लिख लेंगे इसको। चलिए मैं इस फार्मूला को अगर 11th में अगर आप नहीं जान भी रहे होंगे, मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूं कैसे इसको निकाल सकते हैं, है ना।
इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, ये देखिए कि यहाँ से तो मैं वो डायग्राम बना ही दिया था। ये क्या था, माइनस क्यू था, ये क्या था, प्लस क्यू था, और ये इसका सेंटर था, ये एल था, ये एल था, ये बीच की दूरी आर था, ठीक है ना। और ये था मेरा E1 E2 था सॉरी, और ये था मेरा E1, ये, और E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो इधर देखिए, मैं इस E1 को दो कंपोनेंट में डिवाइड करना चाहता हूं, एक इस कंपोनेंट में और एक इधर, ऐसे करके, ठीक है ना। तो देखिए, अगर ये थीटा डिग्री बनाया है तो ये भी थीटा डिग्री बनाएगा बोल के मैं पहले से बोल दिया था। क्लियर हो गया ना। तो ये जो हो गया, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा इधर का, ये वाला हो जाएगा E2 cos थीटा हो जाएगा, और ये ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा हो जाएगा। ओके, चलिए नीचे का देखिए, इसका भी दो कंपोनेंट कीजिए इस तरह से, एक नीचे में इस तरह से ऐसे आएगा, और इसका एक कंपोनेंट फिर से एक और आ जाएगा, दो बार आया, तो है ना। तो ये वाला एंगल भी थीटा प्रूव किया था मैं मैथमेटिक्स में, यहाँ पर देखे थे हम लोग। तो इस E1 का जिसके साथ एंगल बनाएगा वो वाला कॉस कंपोनेंट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा फिर से E1 sin थीटा। अब देखिए परिमाण सेम है बोला हूं मैं, यहां से ये रिजल्ट को देखोगे तो परिमाण अगर सेम है तो E1 के जगह में E2 और E2 के जगह में E1 लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए इन दोनों का परिमाण भी सेम है ये, और एक दूसरे का अपोजिट है, दैट्स वाई एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे ये दोनों। तो बचा क्या, इधरिच का बचा, ऐसे करके। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलिए E2 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, और E2 की जगह में E1 लिख सकते हैं, तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा क्या हो जाएगा, 2E1 cos थीटा। ये जो डायरेक्ट यहां पर आ गया है, ये वाला अगर प्रोसेस अगर आप नहीं करेंगे तो और इससे बनाएंगे और ये समझेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा है। दोनों ही ठीक है, दोनों ही तरीके से आंसर आ सकता है। ओके, तो इस तरह से अक्षीय स्थिति और ये क्या हो गया, निरक्षीय स्थिति। आने वाले लेक्चर में हम लोग निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति के अंतर के बारे में पढ़ेंगे और अन्य स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए क्लास ऑफ करते हैं।